अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हम आपके सामने इसम की तीसरी तकसीम तादाद के लिहाज से डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के सबक का जो ताल्लुक है वो इसम की तीसरी तकसीम की पार्ट नंबर 2 से है, यानी दूसरे हिस्से से हम आज डिस्कस करेंगे कि जमा जो होती है इस जमा के हवाले से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें और क्या क्या अहम बातें होती हैं। जैसा कि हम इससे पहले आपके सामने बयान किए थे कि जमा और इसम जमा में क्या फर्क है, वो वाज़ेह तौर पर बयान किया जा चुका है। अब हम आपके सामने जमा की दो किस्में बनावट के लिहाज से बयान करते हैं। यहां रुककर सामईन हम आपको ये बता दें कि ये ग्रामर भी जिसका नाम हमने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है जमा सालिम और जमा मुकस्सर, ये भी अरबी जबान से ही मुंतकिल होकर के उर्दू में इस्तेमाल हुआ और ये ज़ाब्ता भी उर्दू में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। सालिम सलामत से निकला है और मुकस्सर जो है वो कसर से निकला है, जिसके मनाते हैं टूटा हुआ। सालिम के मनाते हैं सही सलामत। यानी अगर हमने आपके सामने में कोई पेन दिया और इस पेन को आपने हूबहू वैसे ही दे दिया जैसे हमने आपको दिया था, इसको बोलते हैं आपने मेरे पास जो पेन दिया है वो सही सलामत दे दिया। अगर आपने पेन में किसी किस्म की कोई खराबी कर दी, चाहे इसका कैप गुम कर दिया या इसका नीब तोड़ दिया या इसका इंक खत्म कर दिया या इसका इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये है कि आपने मुझे पेन जो है वो सलामत नहीं दिया बल्कि उसके अंदर में खराबी पैदा करके दिया है। तो यहीं से हमें पता लगा कि सालिम के माने सलामत और मुकस्सर के माने टूटा हुआ। अब हम आपको ये बता दें कि जमा सालिम क्या होता है। नाज़रीन बता दें आपको कि जमा सालिम वो जमा कहलाता है कि जिस जमा के अंदर में वाहिद सलामत रहे, यानी जैसा वाहिद है, जिस तरह उसमें हुरूफ की तरतीब है, बिल्कुल वही तरतीब जमा में भी अगर बाकी है, महफूज रहती है, तो समझ लेना चाहिए कि वो जमा सालिम है। और अगर वो तरतीब जमा में जाकर सलामत नहीं रहती है, बल्कि या तो शुरू में कोई हर्फ बढ़ जाएगा या बीच में कोई हर्फ बढ़ जाएगा या उस जमा से या इस वाहिद से कोई हर्फ घट जाएगा जमा में जाकर के, तो इसका मतलब यह है कि उसमें खराबी पैदा हो गई है। अब वो जमा सलामत नहीं रहा बल्कि वो जमा मुकस्सर बन गया। तो नाज़रीन आप देख पा रहे हैं कि मुसलमान में जो हुरूफ की तरतीब है, मीम सीन लाम फिर मीम फिर अलिफ फिर नून, बिल्कुल वही तरतीब यहाँ भी है। पहले मीम फिर सीन फिर लाम फिर मीम फिर नून और उसके बाद में अलिफ के बाद फिर नून है। ये जो आप तरतीब वाहिद में देख रहे हैं वही तरतीब जमा में भी महफूज है, लिहाजा इसका नाम होगा जमा सालिम। ऐसे ही एहसान में जो हुरूफ की तरतीब है वो एहसानात जो हमने इसकी जमा लिखी है वहां भी वही तरतीब महफूज है, सलामत है, लिहाजा ये भी जमा सालिम ही के दायरे में आएगा। ऐसे ही यहां मैंने लिखा इनाम, इनाम से इनामात, जो हुरूफ की तरतीब आ रही है ये हुरूफ की तरतीब भी जो है जमा के अंदर में महफूज है, लिहाजा ये भी जमा सालिम है। अब हम आपके सामने में इसकी निशानी बताते हैं कि हमें कैसे मालूम होगा कि ये जमा सालिम है। एक निशानी तो ये है कि जिस वाहिद के इसम के आखिर में वाव नून बढ़ा दें वो जमा सालिम की पहचान होगी। मिसाल के तौर पर हमने लिखा ये वाव नून। इसी तरह जिस वाहिद के आखिर में या नून हो ये भी जमा सालिम की पहचान है, या तो नून होगा या नून गुन्ना होगा, एक जैसी बात है। मिसाल हमने यहां लिखा मुसलमान, ये मुसलमान
के लास्ट में वाव नून गुन्ना है, जमा सालिम है, और उसकी पहचान उसके अंदर में पाई जा रही है। और इसी तरीके से हमने लिखा नाज़िरीन, सामीईन, देखिए इसके आखिर में ये नून है, जमा है, इसके आखिर में भी ये नून है, ये भी जमा है, पर ये देखना कि कौन सा जमा है, कौन सी जमा है। ये जमा जो है वो जमा सालिम है, क्योंकि नावी इसका वाहिद है, सामे इसका वाहिद है, इन वाहिद के अंदर में किसी किस्म की कोई खराबी पैदा नहीं हुई है, इसलिए ये जमा है। अब आपके सामने में जमा मुकस्सर बता देते हैं। जिस जमा में वाहिद सलामत ना रहे, बल्कि वो जमा के अंदर में जाकर के वो टूट जाए, उसकी तरतीब बदल जाए, या कोई हर्फ उसमें से घट जाए, या कोई हर्फ उसमें बढ़ जाए, ये जमा मुकस्सर में आएगा। मिसाल के तौर पर हमने यहां लिखा सिर, इसकी जमा असरार आती है, सिर के मनाते हैं राज और भेद। अब देखिए नाज़रीन के सिर में जो वाहिद है, पहला वाला हर्फ सीन है, मगर इस पहले हर्फ की जगह पर अलिफ आ गया है। दूसरा वाला हर्फ जो है रे है, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पर सीन आ गया है। पता है चला कि वाहिद जमा में सलामत नहीं है, इसलिए जो है ये जमा मुकस्सर है। ऐसे ही मैंने लिखा रम्ज, रम्ज के माना इशारा, इसकी जमा आती है रुमूज। रम्ज के अंदर में पहला हर्फ रे है, चलिए यहां भी पहला हर्फ रे है, लेकिन यहाँ दूसरा हर्फ मीम है, यहाँ भी दूसरा हर्फ मीम है, उसके बाद जे तीसरे नंबर पर है, लेकिन तीसरे नंबर पर यहां पर वाव आ गया है बीच के अंदर में, यहां भी वाहिद सलामत नहीं है, इसलिए ये भी जमा मुकस्सर है। ऐसे ही इमाम से अइम्मा, वजन से अवजान, तौर से अतवार, ये सारी की सारी मिसालें जो है वो मिसालें जमा मुकस्सर की है, क्योंकि इन तमाम के तमाम जमा के अंदर में वाहिद सलामत नहीं है। अब आपके सामने मैं बताता चलूं कि जमा और सालिम को इंग्लिश में साउंड प्लूरल कहते हैं, और जमा मुकस्सर को इंग्लिश में ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। साउंड प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल, इसका इस्तेमाल इंग्लिश में कसरत से होता है। मिसाल के तौर पर हमने यहां लिखा बॉय, या हमने यहां लिखा पेन। इसको जब हम जमा में कन्वर्ट करते हैं तो लिख देते हैं बॉय, पेन से हम लिख देते हैं पेन्स। इस जमा के अंदर में सिर्फ लास्ट में एस बढ़ गया है, बाकी वाहिद यहां भी सलामत है, लिहाजा ये भी साउंड प्लूरल यानी जमा सालिम कहलाएगा। लेकिन ब्रोकन प्लूरल के अंदर में क्या होता है कि इसके अंदर में कोई हर्फ या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या कोई हर्फ चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने यहां लिखा मैन, मैन के बनाते हैं आदमी, लेकिन जब इसको जमा में कन्वर्ट करते हैं तो बनता है मैन। ये जमा है, पर यहां पर ए जो है यहां पर ई में तब्दील हो गया है, ये ब्रोकन प्लूरल है। तो नाज़रीन आपने समझ लिया होगा कि इंग्लिश के अंदर में भी इसको जमा सालिम को साउंड प्लूरल कहते हैं और जमा मुकस्सर को ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। खुलासे के तौर पर यूं समझिए कि जमा सालिम वो जमा कहलाता है जिस जमा में वाहिद सलामत रह जाए, वो जमा सालिम है, और जिस जमा में वाहिद सलामत न रहे वो जमा मुकस्सर है, जैसा कि हमने आपको मिसालों के जरिए से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है नाज़रीन कि आपने ये सबक भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हमारे सामने में एक छोटी सी और बात रह जाती है,
और उस छोटी सी बात का जो ताल्लुक है वो भी जमा के हवाले से है। कौन सी छोटी सी बात है? जमउल जमा। जमउल जमा का मतलब होता है जमा का ही जमा। जमुल जमा की पहचान यह है कि लास्ट में जमा के आखिर में अलिफ और ते का इजाफा होगा। पर यहां रुक करके एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर वाहिद के बाद जो हम जमा बनाते हैं उस जमा में अगर अलिफ और ते है उसको जमुल जमा में शुमार नहीं किया जाएगा। जमा के लास्ट में अगर अलिफ और ते है तो उसका शुमार जमुल जमा के अंदर में होगा। हम आपको मिसालों से बताएंगे तो फिर समझ में भी आसानी से आ जाएगी। देखिए मैंने यहां लिखा है वाहिद, यहां में लिखा है जमा। वाहिद जमा और जमुल जमा। यहां में लिखा वजह, इसकी जमा आती है वजूह। और हम इसी के आखिर में इस अलिफ और ते को बढ़ाएंगे तो फिर जमाउल जमा बन जाएगा, वजूहात। ये बात हमें इसलिए बतानी पड़ी कि कुछ जमा के आखिर में भी अलिफ ते होता है, तो उस अलिफ ते की वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो जमुल जमा है। मिसाल तौर पर हमने यहां लिखा एहसान, ये वाहिद है और जमा आती इसकी एहसानात। इसके आखिर में अलिफ ते है, पर यह अलिफ ते है जमा ही के अंदर में है, इसलिए इस अलिफ ते वाले जमा को हम जमुल जमा नहीं कह सकते। जमुल जमा के लिए शर्त नंबर 1 है कि जमा के आखिर में अलिफ ते होना चाहिए। जहां जैसे हमने यहां दिया आपको वो जो ये जमा है, अब इसके आखिर में अलिफ ते होगा तब जाकर उसका शुमार जमुल जमा के अंदर में आएगा। वाहिद के बाद जो जमा बनाते हैं उस जमा ही के अंदर अलिफ ते अगर आ जाता है तो हम उसको जमुल जमा नहीं कह सकते हैं। यहां लिखा हमने खबर, इसकी जमा आती है अखबार और इसकी जमा भी आती है अखबारात। यहां लिखा हमने अर्ज, ये है अवारिज, इसकी जमा भी आती है अवारिजात। यहां लिखा मैंने गर्ज, इसकी जमा आती है अगराज और इसकी जमा भी आती है अगराजात। यहां लिखा मैंने रस्म, इसकी जमा आती है रुसूम और इसकी जमा भी आती है रुसूमात। यहां लिखा मैंने दवा, इसकी जमा आती है अदविया और इसकी जमा भी आती है अदवियात। तो नाज़रीन आपने इतने सारे मिसालें देखी, ये सारी की सारी यहां जो इस कैटेगरी के अंदर में आया है ये सब के सब जमउल जमा है, क्योंकि इन सब के आखिर में अलिफ ते है, पर ये अलिफ ते किसके बाद है? जमा के बाद है। अगर इस कैटेगरी के अंदर अलिफ ते आता है तो ये जमुल जमा नहीं कहलाएगा, ओनली जमा कहलाएगा। और इस कैटेगरी के अंदर में अलिफ ते आता है तब हम कहेंगे कि हाँ ये जमउल जमा है। तो पता ये चला कि इन जमा के आखिर में अलिफ और ते होगा तब इसके अंदर में जमुल जमा का नाम दिया जाएगा, और अगर इसके अंदर में ही अलिफ ते आ जाता है तो उसका नाम जमुल जमा का नाम नहीं दिया जाएगा। तो नाज़रीन आपने ये सारी मिसालें देख ली, इन तमाम मिसालों के अंदर में इन जमा के आखिर में अलिफ ते बढ़ाया गया है, ये जमुल जमा है। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपने इस सबक को भी समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक लिए खुदा हाफिज।